नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी। जैसा कि मध्य प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव आ चुका है, 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ रथ निकाले हुए हैं जो प्रदेश में अलग अलग हर विधानसभा में जाएंगे। बीजेपी का मानना है इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो 144 कैंडिडेटों की सूची जारी कर चुकी। बीजेपी ने अभी तक 136 कैंडिडेटों की सूची जारी की। सूची नहीं आई है। बाकी जो 84 जो विधायक कांग्रेस के बकाया है उनकी सूची अभी तक नहीं है। बीजेपी ने अपने 94 विधायकों की सूची नहीं डाली, माफ करिएगा 94 कैंडिडेटों की सूची नहीं डाली है। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि मोदी के मन में एमपी, उसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए बजरंग सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, वहीं रोहित यादव जी जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। पहला सवाल मेरा बजरंग सिंह जी से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव को पूरे तरीके से ले लिया है और अपने हर विधानसभा में तैयारी कर रही है, एमपी के मन में मोदी जो बीजेपी ने इस बार नारा दिया है, कहीं ना कहीं पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि एमपी के मन में मोदी को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस पे? पहले तो मेरा नाम ब्रजराज सिंह है, बजरंग सिंह नहीं है। अच्छा जी जी। और अब आता हूं मैं आपके सवाल पे कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश क्यों है। 2014-2019 में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी जी को विजय दिलाई थी, उसकी वजह से माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता के मन में हैं। और मध्य प्रदेश की जनता और माननीय मोदी जी की मन में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऊर्जा का केंद्र है। पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को एक बीमारू राज्य से सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बनाया है, वो एक विकास की अलग ही गाथा लिखता है। 20 वर्षों से जनता के भरोसे इस प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, लगभग 28,000 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन किया, 65 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है और 16% की विकास दर को अचीव किया है, जिससे कि हम एक बीमारू राज्य से निकलकर इस देश की 10 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुए हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का विकास मॉडल गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। लगभग 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं से महिलाओं का उत्थान और उनका सशक्तिकरण हो रहा है। किसान और आदिवासियों के लिए अलग मेरा अलग मेरा क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। रोहित यादव जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। आपका क्या मानना है? कांग्रेस किस तरीके से तैयारियां कर रही है? जैसे एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, जिस तरीके से ये बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं, वहीं कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? एक्सपर्ट हैं कि सिर्फ मन की बात करते हैं, एक तरफा मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। अगर इतनी हिम्मत थी तो मोदी जी पिछले 9.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए। मोदी जी के मन में सारी चीजें मोदी जी के मन में है। जनता के मन में क्या है ये कभी वो सुनना ही नहीं चाहते। ये बड़ी भारी समस्या है भाजपा के प्रधानमंत्री जी के साथ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चुनाव मुख्यमंत्री जी के लिए हो रहा है, विधायकों के लिए हो रहा है या प्रधानमंत्री जी के लिए हो रहा है? क्या मोदी जी यहाँ मध्य प्रदेश से अपने सीट छोड़ के आके चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? केंद्रीय मंत्रियों को तो उन्होंने भेज दिया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है वो खुद भी आके यहाँ चुनाव लड़ लें, क्योंकि उनकी स्थिति अब इतनी खराब हो गई है। पिछले 20 से 18 साल के कार्यकाल में मामा ने जो यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया है, ये उसी की परिणति है जब उनके सामने आ रही है कि पिछली बार भी जनता ने उनको सिरे से नकार दिया था और इस बार वापस से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन खेन पकड़ के सत्ता हासिल कर ली जाए, क्योंकि रोहित इनकी रोहित सारी जी, भारतीय जनता सत्ता। पार्टी दावा कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और मध्य प्रदेश से कांग्रेस को हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे ये एक तरह की सामंतवादी मानसिकता है, जहां राजशाही घोषित करने की कोशिश है कि हमेशा के लिए हम राज में रहेंगे, विपक्ष ना रहे। इनको वैसे भी कोई भी पसंद नहीं आता जो इनसे सवाल पूछे, इसलिए विपक्ष को चाहते हैं कि इनको मालूम है सबसे बड़ा विपक्षी दल देश में यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने पिछले 7 सालों में जो परिपाटी यहाँ पे संविधान की रखी है, जिस ढंग के लोकतंत्र की रखी है, उससे घबराए घूमते हैं। इसलिए दिन ब दिन कभी ये संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम कांग्रेस विहीन कर देंगे, कभी कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। आपको इतना डर क्यों लगता है सवालों से या कांग्रेस से?
ये इनका डर ही बताता है कि ये सामंतवादी लोग हैं, इनको हमेशा से डर रहा है कि हमारे सेठों का नुकसान ना हो जाए। अगर ये जनता का भला चाहते होते, ये बोल रहे हैं हमने विकास का मॉडल बनाया है, नारियों की सुरक्षा की बात करी है, तो मैं पूछता हूँ आज नारियों के मामले में, आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? ये मैं कोई अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, ये तो कुछ सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि मध्य प्रदेश अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। शिक्षा की हालत इतनी बुरी है, आपको कुछ आंकड़े, इसी साल के आंकड़े हैं, ये इसी दिसंबर महीने के, कि 36,498 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1498 क्लासरूम नहीं है, 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की पद खाली पड़े हुए हैं, 22,361 से कम क्षतिग्रस्त क्लासरूम में 19,465 क्लासरूम है। गिरिराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, रोहित जी अपनी बात रख लें, फिर इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। 2022 में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं, 1520 पीने के पानी का अभाव है। ऐसे अगर मैं गिनाता जाऊं तो इतनी लंबी लिस्ट है कि आप अगर इसको देखेंगे तो पन्ना आपका पूरा भर जाएगा। सिर्फ ये शिक्षा की। अच्छा रोहित जी, एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी से। रोहित जी, एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता हेमंत जोशी भी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी रोहित जी, मेरा आपसे एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है। लेकर के इस मामले पर रफा-दफा किया, वक्त दुकान में कर्मचारी को अपनी जगह। क्या रोहित जी, आपने ठान लिया है कि आज आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे? मेरा आपसे एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। जी, मेरा आपसे एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है। 2018 का चुनाव हुआ था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से गई थी, अपने अपने प्रत्याशियों को लेके उतारा था मैदान में, जनता के पास गई थी, जनता से बहुमत भी मिला था, सरकार भी बनाई थी। 2020 में कहीं ना कहीं कुछ आपके ही विधायक बागी हो जाते हैं और भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। इस बार आप कैसे भरोसा जता पा रहे हैं कि हमारे विधायक जो जीत कर आएंगे वो कांग्रेस में ही रहेंगे? ये सवाल बड़ा है अभी। जो लोग अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं वो अपनी अगली परीक्षा 2020 में दे चुके हैं, जहां पे उनको 50 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई के छापे का डर, ये सब जब उनको हेमंत जोशी जी, आपका क्या कहना? आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, किस नजरिए से देखते हैं दोनों पार्टियों के जो अभी कैंपेनिंग चल रही है, चुनाव का माहौल है, आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है इसको? देखिए, हम तो मूलभूत उस विषय पे काम करने वाले लोग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, तो हम तो उसी मुद्दे पे करेंगे। दूसरी पार्टियां जाति की बात करती है, धर्म की बात करती है, वर्ग विशेष की बात करती है, हम उसमें जाते हैं। जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। और जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने दोनों पार्टियों की सरकार देखी है, इस बार वो आम आदमी पार्टी को जिताने जा रही है। जी ब्रजराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अभी रोहित जी को आपने सुना है, उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है, बेरोजगारी की भी बात करी। जी आप बताइए, आपकी सरकार ने अभी बहुत लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम एक बीमारी राज्य को देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में लेके आए। हमने इस प्रदेश के अंदर 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई। हमने 28,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू किया। 16% की विकास दर हमने ली है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। हम 3% से 18% पे विकास दर को ले गए। कृषि में हम नंबर 1 है। कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कर्जा लेने में भी नंबर 1 है। पहले 30,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है। साहब फिर भी है ना, वो कर्जा उससे ज्यादा नहीं है जितना कि मान्य होता है। क्या आपकी दिल्ली सरकार के ऊपर कर्जा नहीं है? कर्जा उतना नहीं है, हम तो प्रॉफिट का बजट देते हैं। आपने तो मध्य प्रदेश को कर्जे में कर दिया। आपका जो सालाना बजट है उससे भी ज्यादा कर्जा है। आप नई नई योजना ला रहे हो, उसके लिए पैसा कहां से लाओगे? ना आपके पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ना आपके पास रिजर्व पैसा है। इतनी योजनाओं के लिए पैसा कैसा आएगा? 25 बार उन्होंने मना कर दिया है देने से। संजय सिंह आज भी बहस कर रहे हैं। और आज भारत देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी, आप तो मध्य प्रदेश की बात करो कि मध्य प्रदेश इतना बीमारू राज्य हो गया, कर्ज के मामले में इतनी सारी योजनाओं के लिए पैसा कैसे आएगा? हेमंत जी, लेकिन सरकार आपकी है दिल्ली में, तो सरकार पे बात हो रही है। सरकार तो ठीक काम कर रही है, जो मूलभूत सुविधाओं पे काम आप दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, तो बात अन्नान आते हैं, अन्नान मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो वो स्कूल जाती है। विश्वव्यापी हमारी वो है, हमने अच्छे काम किए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, तो सब जानते हैं हमारे बारे में। नैतिकता का
भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। आप मध्य प्रदेश में मत बताओ, व्यापम घोटाला देख लो, कारण घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, ईट एंड ट्रेड घोटाला देख लो, सीएसपी घोटाला देख लो। आप तो भगवान के मंदिर, जो सबसे पवित्र मंदिर है, वहां पर भी घोटाले होते हैं। सबके ऋषि की मूर्ति जरा सी हवा में गिर जाती है। ये कैसे घोटालों की? तो जो प्रदेश सरकार है उसकी बात करो आप। बसों की स्थिति, सड़कों की स्थिति, पॉल्यूशन की स्थिति, आप इस तरह की। और पंजाब में तो आप खालिस्तानियों से हाथ में हाथ मिलाकर जिस ड्रग कार्टेल की बात करते थे कि ड्रग कार्टेल को खत्म कर देंगे, उसी ड्रग कार्टेल आज हमने जो गारंटी दी थी 1 साल पहले, आज वो पंजाब सरकार ने पूरी करी हुई है। आप इतना अच्छा सरकार का मॉडल है वहां पर, पंजाब और दिल्ली का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, आप क्या कहते हैं? आप समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का, या आप क्या कहते हैं रोहित यादव? आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं या फिर आप भी कुछ कहेंगे? ना मैं समर्थन में हूँ ना मैं विरोध में हूँ। जिसने अभी तक यहाँ के परिदृश्य को समझकर प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं किया है, उसके विषय में कमेंट करना या चर्चा करना मेरे हिसाब से समय व्यर्थ करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जहां भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, कांग्रेस पे ही उन्होंने आरोप लगाए हैं। आज आप कमेंट करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, बिल्कुल कोई बात नहीं है, मगर पहले वो यहाँ से वाकिफ तो हो कि यहाँ की जन जंगल जमीन है कि आखिर उसको समझे, तो उस पृष्ठभूमि को, बिना पृष्ठभूमि को आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किस नजरिए से देखते हैं? वहाँ की समस्या को जाने, 5 स्कूलों में काम कर दिया तो कहते हैं हमने सब बदल दिया। बिना वहाँ की समस्या को जाने ये कह देना कि पूर्व में किया गया सारा काम निरर्थक है, ये मैं इसको नहीं मानता। या कांग्रेस ने तरक्की नहीं करी, तो पिछले 7 साल में देश जहां तक पहुंचा है वो कांग्रेस के शासनकाल की वजह से ही पहुंचा था। और यहाँ पे भी मध्य प्रदेश, अगर हम आज प्रदेश पे बात करें तो हमारे लिए सार्थक होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हमारा प्रदेश में है और हम चाहते हैं कि हमारी जो भी बात हो प्रदेश को लेके हो। और यही मुद्दा है कि मोदी के मन में एमपी कैसे, क्या एमपी में नेता नहीं है? बृहराज जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में नेता नहीं है? आज अगर पीएम के चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या क्या संदेश है ये? क्या अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें कोई बुराई है क्या? संवैधानिक तरीकों से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारा एक नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक कहते हैं ना कि अपने उससे बड़े कद से बड़े एक आभा मंडल लेके चल रहे हैं, तो उनको लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको जनता पसंद करती है, उनके कार्यों को पसंद करती है, उनके चरित्र को पसंद करती है, तो हम उनको लेके चल रहे हैं। हमने कहीं ये नहीं कहा कि माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं है या नहीं बनेंगे। हर बार आपने देखा है जब भी हम कहीं सरकार में आते हैं तो विधायक दल तय करते हैं कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही हमने जो भी अचीव किया है वो उनके नेतृत्व में भी अचीव किया है। मन में मोदी इसलिए हैं क्योंकि वो 9 साल में 17 बार आ चुके हैं, 11,000 करोड़ की उन्होंने वो दी है, डबल इंजन की सरकार, वहां से एक स्कीम आती है, यहाँ एक स्कीम, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जनमानस जन कल्याण के काम होते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव आता है। शिवराज जी यहाँ से कोई स्कीम देते हैं, वहां से अप्रूव होती है, उस पर काम होता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम एक नए उसमें लेके चल रहे हैं कि माननीय मोदी जी के मन में एमपी है। 2014-2019 में उन्होंने भरपूर सीटें दी थी। आप समझ सकते हैं कि कहीं बृहराज जी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 28 सीटें बीजेपी को मिल गई, तो मोदी के नाम पे तो लोग देना चाहते हैं वोट, बट कांग्रेस से यहाँ पर राज्य में शिवराज के नाम पे नहीं देना चाहते। 2018 में माननीय 2018 में जो हमारी सरकार नहीं आई थी उसका एकमात्र कारण था कांग्रेस की पार्टी ने जनता को बरगला दिया था, झूठे झूठे वादे करके कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे, अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ ये जमीन दे देंगे, वो बिजली दे देंगे, वो फलाना दे देंगे, वो ठिकाना दे देंगे, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। बरगला गई। लेकिन हुआ क्या? इन्हीं के धड़े का एक मुख्य नेता सिर्फ इसी वादा खिलाफी के खिलाफ पार्टी को तोड़ के 1/3 विधायकों को लेके हमारी पार्टी में शामिल हुआ, क्योंकि उसको पता था कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो वादा करती है उसे पूरा करती है। क्या कहेंगे रोहित यादव आप? देखिए, मैं अगर वादे इरादे की बात भाजपा ना करे तो मैं कहूँ शायद बेहतर होगा,
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा। 370 इसी प्रधानमंत्री ने हटाई है। आपसे मैं कह रहा हूँ राज्य पे बात करिए, आप राज्य को लेके हम बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल क्या राज्य में नहीं मिलता? 15 लाख रुपए हर एक के खाते में राज्य में नहीं आते क्या? और अगर यही है तो ये जब राज्य झूठ की है, बात होती है तो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस उनको का। क्यों करी जाती है? उनके चेहरे पे क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? वो यहाँ क्या मायने रखता है फिर उनका चेहरा यहाँ पे? उनके चेहरे पे संवैधानिक क्यों पार्टी है लाया जा रहा साहब, है? एक वो परिवार बात के हो रही नाम है। पे नहीं चल रही है पार्टी। आपकी पार्टी तो एक परिवार के नाम पे परिवार चल के रही नाम है। पे कांग्रेस क्यों नहीं लाती सेंट्रल से कोई विश्वास चेहरा? क्या है नेताओं के नाम पर? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कमलनाथ जी घर से नहीं निकलते हैं। दिग्विजय सिंह भरी मंच पे कमलनाथ जी की बेइज्जती करते हैं। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनका नेतृत्वहीन हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक जमाने में बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। सारे बड़े नेता आपके यहाँ के परिवारवाद चला रहे हैं। परिवारवाद तो छोड़िए, आप लोग तो व्यापारवाद चला रहे हैं। जहाँ व्यापारिक फायदा मिलता है हमारे लोगों का फॉर्मूला आपका हर जगह चल रहा है। ऐसा हमारा एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। हम तो हमारे लोगों का फॉर्मूला है मोदी जी का तो सीधा सीधा अगर हम एक आदमी को सत्ता देते तो एक को घर बैठा आपका एक राज्यपाल आकाश विजयवर्गीय विधायक बने लगाता है कि घूस लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 150 करोड़ रुपए की फाइलों का दलाली लेके आरएसएस के अरे रोहित जी हवाबाजी मत करिए, ये हवाबाजी है रोहित जी, ये हवाबाजी नहीं है। परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं ना, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल दिखाइए, नकुलनाथ किस अधिकार से कहते हैं डिसाइड करूंगा इसकी पार्टी की टिकटें मैं डिसाइड करूंगा। कमलनाथ जी कहते हैं मेरा सर्वे जो बोलेगा वो करूंगा। लेकिन होता क्या है, दिग्विजय सिंह जी लिखते थे प्रदीप पटेल, वहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं प्रदीप पटेल के खिलाफ। पिछले बार जीते हुए प्रत्याशी उसके बाद धरना दे रहे हैं। आपके विजयवर्गीय जी इतने डरे हुए हैं कि बोलते भैया मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। अब आप उसके आगे क्या लेकिन रोहित जी लोग कार्यकर्ता हैं, कोई पद नहीं है, कोई छत्रप नहीं है। हमारा कार्यकर्ता को जो संगठन कहता है वो कार्य करना पड़ता है। हमारा कार्यकर्ता झंडा लगाता है। लेकिन मैं रोहित जी से मेरा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, सर्वसहमति से चलती है, आपका कहना है, और आपका जो भी डिसीजन होता है वो आपके केंद्र नेतृत्व करता है, कमेटी बनती है। नकुलनाथ का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो 2 प्रत्याशियों को बोलते हैं ये प्रत्याशी हैं। क्या ये इस तरीके के वीडियो आना कहीं ना कहीं ये आपको नहीं दर्शाता है कि पार्टी कोई नेतृत्व नहीं है और किस तरीके से ये बोला जा रहा है? इस पर कांग्रेस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, मुझे बताइए ना क्या बोला जा रहा है। पहले उन्होंने सभा संबोधित करते हुए कहा कि ये प्रत्याशी है, दूसरा ये वाल्मीकि प्रत्याशी है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देखना उसको, उस पर आप विचार करना। क्या इस तरीके का अगर कोई भरी सभा में बिना लिस्ट निकले अगर कैंडिडेट घोषित करता है तो क्या ये कहीं ना कहीं दर्शाता है ये परिवार के साथ में किस तरीके की पार्टी चल रही है? अनुशासनहीनता है सर। मैं तो साफ कह रहा हूँ, मेरे यहाँ का हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बनने के लायक। सर देखिए, बात को घुमाइए मत। हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बनना और नाम लेना, ये फर्क होता है इसमें। आप एक्सेप्ट करिए, ये गलत है। अगर आप कह रहे हैं हर कार्यकर्ता, बिल्कुल कार्यकर्ता है, लेकिन क्या आप ये भरी सभा में ये कहेंगे ये प्रत्याशी घोषित करते हैं हम? चैनल है, आप बायस मत होइए, सुनने का धैर्य रखिए। आप भी प्रवक्ता मत बनिए, सुनिए। सर प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, सवाल किया है, जवाब चाहिए आपसे उसका। आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आप इस बात पे क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? आप अनबायास रह के सवाल करिए और सुनिए धैर्य के साथ। आपने कठिन सवाल आपको जवाब दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलो आप बताइए, आपका क्या जवाब है? आप मैं जवाब सुनना चाहता हूँ आपका। आप बताइए, जवाब बताइए आप। मेरे यहाँ का हर एक कार्यकर्ता वो अपने आप में उम्मीदवार बनने के लिए सक्षम है। हाँ, किसी क्षेत्र में 2 या 4 या 6 भी उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर हर एक को टिकट नहीं दिया जा सकता है। और जितनी परेशानी भाजपा को या बाकी लोगों को इस बात से हो रही है कि हमारे यहाँ इतने दावेदार क्यों हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लें। आपने अपनी सफाई पेश कर ली, आपने कर ली। अब आप वीडियो देखिए, आप मुझसे कह रहे हैं धैर्य रखिए, मैंने सुना, आप वीडियो देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है। अच्छा है, हर व्यक्ति, हर पार्टी का कार्यकर्ता टिकट का दावेदार होता है, लेकिन अगर भरे मंच से यह घोषित किया जाए कि छिंदवाड़ा की 6 सीटों का मैं प्रत्याशी घोषित करूंगा और मेरी तरफ से ये प्रत्याशी, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर उनको अथॉरिटी दी गई है तो उसमें क्या गलत है? आपको तो वही मैं पूछ रहा हूं, फिर कमेटी किस चीज की होती है?
आज कमेटी हर अगर किसी पार्टी आदमी अपनी को अपनी ऑब्जर्व दावेदारी। कर रही है, हेमंत सुनिए, जोशी जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रत्याशी निर्धारित करती है, मैं आपसे जानना चाहता देखिए, हूं। हमारा क्लियर कट मामला है। हम कोई भी प्रत्याशी हमारे पास आता है तो उसको 3C वाले पैमाने पर परखते हैं। यदि वो कम्युनल हुआ, यदि वो करप्ट हुआ और वो क्रिमिनल हुआ तो उसको हम नहीं लेते। दूसरी बात यहाँ पर हो रही थी कि मोदी जी मध्य प्रदेश में क्यों, तो काट की हांडी बिरिराज बार जी, बार मैं नहीं चल हेमंत जोशी, हेमंत जोशी को सुन रहा हूँ। एक बार मैं हेमंत जोशी, प्रत्याशी सिर्फ पैसा लेके देते हैं। बिरिराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। सब सुन रहे हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा। जी हेमंत जी, बताइए आप। जरूर सुनेंगे। ये बार बार हमारी मोदी ऐसी जी स्क्रीनिंग के नाम होती पर है। मैं चुनाव मेरा लड़े आपसे जाते हैं। सीधा सवाल है, क्या चलिए, कोई क्षमा नेता चाहता हूं। बड़े मंच से ये घोषणा कर सकता है बिना लिस्ट जारी हुए कि ये पार्टी का प्रत्याशी मैंने घोषित कर दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर होने के बाद में उसका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के बाद में होता है। ये गोपनीयता होती है, कहीं ना कहीं पार्टी इसका अनुशासनहीनता को मान के चलती है। हाँ बरिराज जी, आप बताइए, बीजेपी की क्या प्रोसेस है प्रत्याशी घोषित करने की? देखिए साहब, आप दो तीन अगर आप गौर से अगर सिलेक्शन को देख रहे होंगे तो हम 3 महीने पहले से शासन को चलाते हुए चुनावी मोड़ में थे। माननीय गृह मंत्री जो हमारे कद्दावर नेता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, वो आते हैं, हमारी मीटिंग लेते हैं, संगठन की, लोगों में कार्य बांटते हैं और उसके बाद एक समिति का गठन करके कुछ केंद्रीय मंत्री जो चुनाव की प्रक्रिया को करने में सक्षम है उनको लाया जाता है और वो यहीं पर रहकर पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। इसी वजह से कि हमने पहले हारी हुई सीटों पे कैंडिडेटों को घोषित किया जिससे कि वो और दम से कार्य कर सके और संगठन को मजबूत करके लोगों को मिलजुल के एक दूसरे को साथ में लेके आगे बढ़ सके। फिर हमने एक लिस्ट निकाली जिसके अंदर हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को टिकट दी। ये हमारी कार्य समिति में लोगों ने देखा कि किस तरह से माहौल है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर शीर्ष नेतृत्व लड़ेगा तो वो अकेली अपनी सीट नहीं, आने आजू बाजू वाली 4-5 सीटों पे भी महत्वपूर्ण एक इम्पैक्ट डालेगा। हमारा प्रक्रिया है, सबके सामने है, हमारी लिस्ट में कोई नहीं कह सकता है आखिरी मोमेंट तक, माननीय शिवराज सिंह जी नहीं कह सकते हैं कि किसका कैंडिडेट का नाम फाइनल होगा, तो और कोई क्या कहेगा। आप देखिए, कोई पत्रकार गैस नहीं कर सकता है, बाकी सब हवाबाजी चलती है। एक केंद्रीय कार्यालय से एक ट्वीट होती है, उसी समय ट्वीट होती है, उसी समय सबको जाता है और मालूम पड़ता है कि ये नाम फाइनल हो गया। और सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बैठते हैं क्योंकि वो उसके सदस्य हैं और अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में बैठते हैं। लेकिन गिरिराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक कार्यकर्ता बहुत संघर्ष करके पार्टी का प्रत्याशी बनता है, चुनाव भी जीतता है। कहीं ना कहीं ये मेरे निजी विचार हैं, मैं सिर्फ एक राय जानना चाहता हूँ। यहाँ पर तीनों पार्टियाँ बैठी हुई हैं, तीनों पार्टियों से मेरा एक सवाल है। व्यक्तिगत तौर पे जब प्रत्याशी बनता है और उसके बाद वो चुनाव जीत जाता है, असेंबली में पहुंचता है, इसके बाद वो अलग अलग तरीके से रहता है, 5 साल सक्रिय रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर टिकट कट रहा है या कुछ भी हो रहा है, क्या 6 महीने पहले स्थितियां खराब हैं या जो भी आप लोगों का सर्वे होता होगा पार्टियों का, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कई सारे दल बदल की राजनीति चल रही है। टिकट कटने के बाद वो सडनली विचारधारा बदल देता है, राजनीति छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए? क्योंकि अगर आप 20 साल से एक पार्टी के लिए समर्पित हैं, आप चुनाव भी जीत चुके हैं, बड़े पद पे भी पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो बगावत के बाद या तो उसको इस तरीके का कोई नियम आना चाहिए कि दूसरी पार्टी में ना जा सके, या क्या क्या लगता है आपको इस पे? सर, आपके निजी विचारों से कुछ हद तक मैं भी सहमत हूं कि कोई भी जो व्यक्ति जिसे पार्टी ने एक मौका दिया और उसने वो चुनाव जीता, संगठन और व्यक्तिगत दोनों के कारण जीता, लेकिन उसने अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा और फिर उसका टिकट कटता है तो इधर की पार्टी में चला जाता है, उधर की पार्टी में चला जाता है, या अपनी मानसिकता बदल लेता है या अपनी विचारधारा बदल लेता है। इस पे कार्य होना चाहिए। किंतु मेरा इसमें एक ही छोटा सा सजेशन है कि कल क्या होने वाला है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, परंतु हमारी पार्टी एक कार्य जरूर करती है। फीडबैक का हमारे यहाँ सिस्टम है और 1-to-1 फीडबैक भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, शिवराज जी भी करते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर राज्यों में और केंद्रों में प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको फीडबैक दिया जाता है। सुधार होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर
पार्टी कार्रवाई करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख रहे हैं, एक व्यक्ति की वजह से काफी सारे कार्यकर्ता भी आपस में जब चुनाव होता है बढ़ते हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं हनन होता है। वो व्यक्ति तो पार्टी छोड़ देता है, लेकिन जो बरसों से एक विचारधारा की लड़ाई होती है, पार्टियों में एक विचारधारा चलती है, अब विचार को लेकर चलते हैं, तो वो कार्यकर्ता बड़ा परेशान होता है। मैं ग्राउंड लेवल पे जब जा रहा था, मैंने बहुत सारे ऐसे समीकरण देखे, कई लोगों ने बात की इस समय में। रोहित जी, आपका क्या मानना है इस पर? आपकी पार्टी क्या सोचती है इस पे? देखिए, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक शुचिता की बात कर रहा मैं हूँ। निजी विचार रख रहा हूँ इसमें, कोई मैं जिस तरीके से जो मैं गया, मैं मैंने जी सर्वे किया, उसमें जो चीजें आई मैंने आज आप लोगों के साथ साझा की इसमें। नहीं, आपका जो अनुभव है वो हम लोगों का भी अनुभव है। मुझे नहीं लगता इससे कोई भी इतर चर्चा करेगा या बात करेगा। कहीं भी राजनीतिक शुचिता का एक मापदंड रखना बहुत जरूरी है, और सभी पार्टियां मुझे लगता है इस बारे में सहमत भी होंगी। क्योंकि देखिए, हम सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर है कि किसी भी हालत में हो, मर्यादा में रह के राजनीति की जाए, किसी के साथ छल ना हो, निजी स्वार्थ पे राजनीति ना की जाए। ये किसी भी पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता हक में होता है कि आप कोई भी व्यक्ति विशेष अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी जनता का प्रतिनिधित्व उसको बेच दे या उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैं बिल्कुल इस बात का विरोधी हूँ। मैं खुद इस बात को समझता हूँ कि हाँ, आपकी विचारधारा ये हो सकता है कि समय के साथ बहुत लंबे समय तक आपने काम किया और आपकी विचारधारा बदली और आप किसी और पार्टी में चले गए, ये बात समझ में आती है। मगर आप क्षणिक आवेश में आके, आप अपने छोटे से किसी निजी स्वार्थ में या किसी डर या दबाव या अभाव में आके अगर आप ये निर्णय लेते हैं, तो ये सिर्फ पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं है, जनता के साथ भी विश्वासघात है। और मुझे लगता है ये जनता को भी इसका जवाब देना चाहिए कि जब वो क्योंकि सर, अगर हम बात करें, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष, और वहां से अगर हम 2018 की बात करें गिरिराज जी, आपको याद होगा रसाल सिंह जो कि 4 बार के विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे कार्यकाल से काम कर रहे थे, अमरीश शर्मा, गुड्डू भैया, जिनका अभी टिकट हुआ है लाहौर से, वो उन्होंने बगावत की और वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। उसकी वजह से नेता, आपने अगर सुना होगा, आपके चंबल का मामला है, लेकिन सेम स्थितियां बन गई इस बार। अमरीश शर्मा को टिकट मिला तो रसाल सिंह बहुजन में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ताओं का क्या दोष? कार्यकर्ता तो एक विचारधारा के साथ चलते हैं, उनका तो एक विचार है ना। तो इस विषय पे आप अलग से चर्चा करेंगे तो अच्छा तो है। मेरा मानना है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बाकी अगर विकास में बात करें, आम आदमी पार्टी अलग विचार रखती, भारतीय जनता पार्टी के अलग विचार है, कांग्रेस आज जिन मुद्दों को लेकर आ रही है। सर, हम बात कर लेते हैं कांग्रेस से। आपने जो 84 प्रत्याशियों की जो लिस्ट बाकी है, इसको कब तक कांग्रेस पार्टी रिलीज करने क्या सोच रही है, या पार्टी में क्या चर्चाएं चल रही हैं, कब तक होगा? क्योंकि प्रत्याशी कहीं ना कहीं नजर गड़ाए बैठे हैं। 84 कांग्रेस से बाकी है, 94 बीजेपी से बाकी है। तो कांग्रेस कब तक लिस्ट जारी करेगी? देखिए, जहां तक हमें खबर है, मुझे खबर है, इंडिविजुअल में अपनी बात करूं तो 21 तारीख के पहले सभी सीटों पे मुझे लगता है प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। और बहुत जल्द ही है, मतलब आज 19 तारीख है, कल या परसों में हो सकता है, ये सभी के सामने होगा और वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो अंतिम सूची बची हुई है। जी गिरिराज जी, आपका क्या कहना है? जो 94 अपने जो प्रत्याशी बचे हुए हैं अभी, और खबरें आ रही हैं कि हम वर्तमान में जो विधायक हैं उन पर तलवार लटकी, काफी सारी खबरें आती है। क्योंकि मैं आज इस डिबेट को ना हॉट टॉक की जगह एक सार्थक चर्चा के रूप में लेना चाहता हूं, और मेरा मानना है जरूरी होना भी चाहिए। हर बार प्रतिबार चलते रहते हैं, लोग देख रहे हैं, विकास आपने किया, जनता देख रही है, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिन पर भी बात करनी चाहिए। तो कब तक आएगी आपकी प्रत्याशियों की सूची? हमारी लिस्ट भी 21 तारीख तक आ जाएगी, आगे पीछे हो सकती है, पर हमारी भी 21 तक है। पर मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, ना ही मैं इसकी वो करता हूँ, जो पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हमें नहीं पता, हमारी लिस्ट आज रात को भी आ सकती है, 21 को भी आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ गोपनीयता बहुत ही। आम आदमी पार्टी, हेमंत जोशी भी जुड़े हुए हैं। पार्टी चुनाव के पहले बहुत दावे कर रही थी कि हम 230 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ कमी रह गई? अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, 39 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, बाकी के प्रोसेस चालू है। हम पूरे 230 उम्मीदवार देंगे मध्य प्रदेश के लिए। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा था कि कोई प्रत्याशी चला जाता है दूसरी पार्टियों में, यदि वो प्रत्याशी जन नेता है, लोग उसे चाहते हैं और गुटबाजी के कारण उसको टिकट नहीं मिलता है, तो यदि वो दूसरी पार्टी में जाके यदि जन सेवा के लिए जा रहा है तो उसने जाना चाहिए, उसका स्वागत भी करना चाहिए दूसरी पार्टियों ने, और उसको यदि उसका मैंडेट जीत जाएगा यदि उसको दम होगा तो। अब हेमंत जी, चर्चा तो इसमें कभी अलग आपका बंटू बन करेंगे तो हम करेंगे उस पर,
चूंकि मेरा सवाल कुछ और था और आप उस चीज़ को कहीं और ले जा रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता जिस तरीके से जो सफ़र करते हैं वो शायद मैं अपना अनुभव साझा नहीं कर पाऊंगा ऑन स्क्रीन पर। तो हमारा यही था, जिस तरीके से मोदी के मन में एमपी जो नारा दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, कांग्रेस किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इस बार कांग्रेस क्या दावा कर रही है, कितने सीटों पर कब्जा करेगी इस बार कांग्रेस? एक मिनट में मोदी के ऊपर बोलना चाहता हूं। मेरा रोहित जी से सवाल है, कांग्रेस क्या दावा कर रही है, किस तरीके से रणनीति है और किस तरीके से ये सरकार बनाने का दावा कर रही है और आने वाले समय में कितनी सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी? देखिए, कांग्रेस ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने जो अपने कमिटमेंट्स है वो जनता के सामने रख दिए हैं, आपने पढ़ा होगा। और वो उसमें खासकर पत्रकार भाइयों का भी ध्यान रखा गया, एक अलग विशेष एक उनके लिए पैकेज बनाया गया है। तो सभी समाज के सभी वर्गों को एक बराबर पे लाके खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है। सर, मैंने कांग्रेस का देखा वचन पत्र, काफी अच्छा था, उसमें जिस तरीके से छात्रों को लेके बोला गया। लेकिन मेरा एक मानना है और मैं आपसे इस चीज को लेके मैं बात भी करूंगा कि जिस तरीके से 500, 1000, 1500 जिस तरीके से जो छात्रों को पैसा दिया गया, हम डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? हम ये फ्री का देना, कभी ये योजना लागू हो गई, कभी इस पार्टी ने योजना लागू कर दी, कभी ये कब तक चलेगा ऐसा? क्या मानते हैं ब्रजराज जी, आपकी लाडली बहना योजना चालू हुई, उसके बाद कांग्रेस ने भी वचन पत्र दे दिया और उसने भी कहीं ना कहीं उन्होंने वचन दिया कि हम हर क्लास के हिसाब से पैसा देंगे। तो आपका क्या मानना है इस पे? एक बात बताइए माननीय कि हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, उससे इकोनॉमी का पहिया घूमता है। हम जो माननीय लाडली बहनाओं को पैसा दे रहे हैं उससे भी इकोनॉमी का पैसा घूमेगा, वो खर्च ही करेंगी ना कहीं, ठीक है। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था को देखिए, मैं ना कहना नहीं चाहता हूँ, आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें कर रहे, कुछ चीजें मतलब वो होता है कि करना पड़ता है, वो कर रहे हैं, इसे अन्यथा ना लिया जाए। ये मेरा निजी विचार है कि कर्नाटक में इन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की, बसों में फ्री कर देंगे, यही माननीय आम आदमी पार्टी के संयोजक, इस देश के सबसे बड़े क्या बोलते हैं आम आदमी केजरीवाल जी ने जो ये पता शुरू की है, उसमें असहमति मेरी निजी है कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमी के पहिए घुमाए, उस तरह की स्कीमें लाई जा सकती हैं और एक बार अपग्रेडेशन होने के बाद में उन्हें रोका जा सकता है। परंतु मूल चीज ये होनी चाहिए कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों का ये जो 3 विषय हैं, ये सरकार के विषय हैं। व्यापार, बिजनेस, ये सब चीजें जो है ना, वो जनता को चलानी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं रोहित जी, आपका क्या कहना है? आप देखिए, मैं एक बहुत आपसे मूलभूत सवाल के साथ शुरू करूंगा कि किसी भी जगह का विकास हो, चाहे वो देश का हो, प्रदेश, शहर का हो, कोई भी विकास बिना शिक्षा के साथ संभव नहीं है। अब जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, तब तक विकास आपका अधूरा रहेगा। शिक्षा पे कांग्रेस ने विशेषकर इसलिए कॉन्सेंट्रेट किया है दुनिया भर में देखिए, निम्न तबके एक सुन लीजिए, जो जहाँ पे शिक्षा सबसे मूलभूत आदमी को मेरे ख्याल से अधिकार है, वो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि बिना उसके किसी भी वर्ग का उत्थान संभव नहीं है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो। इसीलिए अगर उनको कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए ये सहयोग दिया जा रहा है कि शिक्षा मुफ्त दी जाए, साथ ही साथ अगर वो शिक्षा के अलावा भी साथ को कोई लेकिन अभी रोहित जी, जिस तरीके से हमने देखा है, बिहार ने जब जातिगत जनगणना जो रख दी थी सामने, उसके बाद देखा कांग्रेस बड़ा समर्थन करते हुए आ रही है सामने। तो क्या ये जातियों में बांट के और इस तरीके से हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तब तो अच्छा है, बट जातियों के आधार पर किस तरीके से हम बात करना चाहते हैं? देश बहुत आगे निकल गया, अब जातियों को ना लाया जाए, राष्ट्र को लाया जाए, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा है। जातियों के आधार पर हम क्या देना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस? देखिए जी, एक बात समझिए, एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना। अभी तक कांग्रेस की केंद्र में काफी लंबा, उन्होंने काफी लंबी सरकार रही है, तब से क्यों नहीं हुई थी ये चीजें, अब क्यों लागू हुई एकदम, क्यों इस पर विचार किया गया? बिल्कुल पहले जो एक साधारण अप्रोच थी वो फॉलो करी गई कि जिस संविधान में जिस ढंग का रिजर्वेशन दिया गया है उसको देकर के सबको बराबरी पे लाया जा सकता है, ये प्रयास किए गए। मगर जब देखा जा रहा है कि वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे हमें अपनी रणनीति को बदलना होगा। अगर हमें देश में सबको आगे बढ़ाना है तो हर एक की समस्या हमें समझनी होगी, चाहे वो जातिवाद हो,
समाजवाद हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें घबराहट क्या है, अगर किसी को पता है कि कितने परसेंट ओबीसी है, कितने परसेंट एसटी है, एससी है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, सामान्य वर्ग में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे समझ में नहीं आता। इस ढंग का आर्थिक डाटा अगर रूप से सामने कमजोर, आएगा, ये शब्द देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर, इस शब्द को पकड़िएगा माननीय। देखिए सुनिए, ये कोई भी कैटेगरी हो, मैं तो बोल रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कहा गया कि कास्ट सेंसस किया जाएगा, साथ में ये भी कहा गया है कि फाइनेंशियल सेंसस भी किया जाएगा, आर्थिक स्थिति भी उसमें ढूंढी जाएगी कि किसकी कमजोर है, किसकी मजबूत है इतने सालों के बाद। तो अगर इस तरह का आंकड़ा सामने आता है तो प्लानिंग करने में ज्यादा आसानी होगी। भारतीय इसमें जनता किसी पार्टी को कोई किस आपत्ति नजरिए नहीं से होना देखती है इसको बृहराज जी? अब देखा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अलग दिख रही है, इसमें रुख अलग है बीजेपी का, क्या क्या कहना है आपका इस पे? 2019 में हम EWS लाए थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण पर। मैं थोड़ा सा समय लेके इसका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, और अंत की बात मैं पहले कहता हूँ कि भारत देश की जनता हिंदुत्व के ध्वज तले एकत्रित हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। और राहुल गांधी जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस जिसका कि नाम बदनाम है पूरे वर्ल्ड में, अपने लोगों की आग लगाने में, देशों के बंटवारा करवाने में, देशों की इकोनॉमी खत्म करने में, ये उसका दिया हुआ फंडा है कि आप जातिगत की भावनाओं को भड़काइए। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था जनगणना करने के लिए। हमारी प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी की नेता इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, ये देश में आग लगा देगी। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री राजीव गांधी जी ने कहा था ये देश को बर्बाद कर देगी। और कुछ दिनों पहले तक पी चिदम्बरम ने भरे स्टेटमेंट दिए थे संसद के अंदर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज वेरी डिविसिव। छोड़ दीजिए इसको। आज कहां से इनको याद आ गई? हमने तो कम से कम ये केक के कागज दिखाते हैं राहुल गांधी जी कि 3 ओबीसी सिर्फ चीफ सेक्रेटरी हैं। क्या जाति के नाम पे चीफ सेक्रेटरी तय किए जाएंगे या योग्यता के नाम पे तय किए जाएंगे? हमारा तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, 27-28% मंत्री ओबीसी हैं। क्या अब हम ये तय करेंगे? इनकी तो सरकार में दो लोग नहीं थे ओबीसी, चीफ सेक्रेटरी और पीएस। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति को जाति के नाम पर बैठा दिया जाए या योग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाए? अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चीजें चली जाएंगी तो क्या तो वो स्कीम बनाएगा और क्या उनको इंप्लीमेंट करेगा। किंतु बाबा साहेब का जो सपना था कि नीचे के लोग ऊपर आए, उसके लिए, लेकिन उन्होंने गरीबी का हवाला दिया था। इसलिए गरीबी किसी भी वर्ग की हो, उसको ऊपर उठाने के, उसके उत्थान का कार्य किया जाना चाहिए, करना चाहिए। पूर्ण समर्थन है, आरक्षण को पूर्ण समर्थन है इस बात के लिए। परंतु जो जाति में बांट के इस देश में आग लगाने का कार्य माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, इसे यही रोक दीजिए, ये देश के लिए खतरनाक है। क्या कहते हैं हेमंत जी आप? आपने दोनों पार्टियों को सुना। इस देश को जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके ऊपर दूसरी पार्टियों ने भी सोचा है। यदि शिक्षा अच्छी होगी तो देश उन्नति करेगा, स्वास्थ्य सुविधा होगी तो देश स्वस्थ रहेगा, रोजगार होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जीवन में उन्नति होगी, महिला सुरक्षा होगी तो देश में वो भी 50% है, उनको भी आसानी होगी जिंदगी ठीक से निर्वाह करने। लेकिन तो हमारा तो ये मानना है और हमारी आइडियोलॉजी है, सालों से है और अभी भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इन पे ज्यादा काम होना चाहिए तो वो देश उन्नति करेगा। हम इतने सालों से विकासशील देश ही क्यों बन रहे हैं? हम विकसित देश क्यों नहीं हो गए? हमसे बाद में आजादी प्राप्त करे हुए देश हमसे कहां से कहां पहुंच गए? अभी ये चीजों को छोड़ना चाहिए और जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए। तो आप इसका समर्थन करते हैं? आम आदमी पार्टी समर्थन करती है इसका कि नहीं करती है, जातिगत जनगणना को लेकर? जो संविधान के अनुसार जो सही है वो होना चाहिए। अभी जिस समय जो अभी चल रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पार्टियां मांग कर रही हैं, कुछ पार्टियां मांग कर रही हैं, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? जो गाइडलाइन आएगी उसका हम समर्थन करेंगे जी। जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उस पर हम काम करेंगे। सर आपका क्या है? पार्टी आप पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं, सीधा सवाल है आपसे,
आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है? मुद्दा देखिए, काफी दिनों से अभी चल तो रहा है। डिसाइड नहीं हुआ, जब डिसाइड होगा तो हम उसका इंडिया जो इंडिया भी गठबंधन में आप हैं हिस्सा उसके। एयरलाइन जो हुआ है, इंडिया गठबंधन हुआ है जिसको लेके आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और आपके जो ये आपकी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे केंद्र शासित जो भी हमारे राज्य हैं, मुख्यमंत्री जहां भी वहां पे हम करवाएंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या दिल्ली में भी होगी ये? हाँ, जो भी नेतृत्व डिसाइड करेगा वो होगा। और गठबंधन की राजनीति एक हमने तरफ तो 2024 आप कहते हैं में कि रखी है। शिक्षा स्वास्थ्य पे जब काम वो होना उसका चाहिए, दूसरी तरफ संयुक्त आप रूप कहते से हैं मैनिफेस्टो बनेगा, कि जो तो उसको संगठन डिसाइड आगे करेगा, मानेंगे, जो नेतृत्व गठबंधन डिसाइड करेगा। जो तो आप ही कंफ्यूज है परिक्रमा अभी है कि आपको उसको कहना क्या है। तो आज जो हमारी खास चर्चा रही है, जिस तरीके से हमने जो बात की है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, वहीं कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है, वहीं लिस्टों को लेकर हमारी जो चर्चाएं हुई है, ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं, जिस तरीके से हमने बात की, आज सारे प्रवक्ता जो जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी से, हेमंत जोशी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने विचार रखे, रोहित यादव ने भी अपने विचार रखे, वहीं बृहराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा नेता कोई भी हो, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारी जो भी पार्टी है, जो भी पार्टी डिसाइड करती है, हम एक प्रोसीजर के तहत काम करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी तमाम चर्चाएं हुई हैं आज, ऐसी हमारी आगे भी तमाम चर्चाएं होती रही हैं। देखते रहिए आप VIP न्यूज़। नमस्कार।